business policy and strategy environment analysis. Now we have already discussed about the strategic management process. हम लोग strategic management process के बारे में पढ़े हैं ना. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग क्या समझे, दैट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट. और टॉप डाउन अप्रोच के बारे में भी हम लोग स्टडी किए कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म अप्रोच है, इसका जो इम्पैक्ट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे होगा. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ रैशनल एंड इंट्यूटिव प्रोसेस विच द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टू पोजिशन माई सेल्फ और पोजिशन माई कंपनी डिस्टिंक्टली फ्रॉम अदर्स. अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इज टू रीच टूवर्ड्स योर मार्केट. आपको अपने मार्केट शेयर, अपने मार्केट ग्रोथ, वॉट एवर इज योर टारगेट, आपका जो भी ब्रॉडर विजन है, कंपनी के जो भी ब्रॉडर विजन है या कंपनी के, उसको टर्न करो इनटू मिशन, इनटू ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, जो भी हम अपने बोलते हैं, इनटू डेफिनेट टर्म्स में आ रहे हैं. जितने मैं इस तरफ आ रही हूँ उतना मैं डिफाइंड है. यहाँ पर जितना ये ब्रॉडर है उतने ये विजन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, उतना ये डिफाइंड होता जा रहा है. मतलब क्या बोलते हो, उतना डिफाइंड टर्म्स में आ रहा है. फाइन. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही होता है टू रीच टूवर्ड्स दिस, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना. अब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ. ये मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इतने सारे प्लेयर्स हैं, हर कोई तो अचीव करना चाह रहा है, यही कस्टमर को रीच करना चाह रहा है. ये कस्टमर्स हैं, अब हर कोई टारगेट तो इसी कस्टमर्स को कर रहा है. मेरे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो सारे कॉम्पिटिटर्स इसी कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, राइट. तो एवरी वन इज फॉलोइंग देयर ओन अप्रोच और एवरी वन इज फॉलोइंग देयर ओन स्ट्रैटेजी, राइट. ना हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज फ्रेम्ड, ये जो कस्टमर्स हैं जो कि काफ़ी लिमिटेड हैं, कस्टमर इज किंग बोलते हैं ना, ये जो कस्टमर है, जो कस्टमर को अपने को रीच करना है, मैं ये कस्टमर बोलूँ या मार्केट बोलूँ, जो मुझे कैप्चर करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉन्ट टू टारगेट माई कस्टमर और व्हाट इज़ माई टारगेट मार्केट, वॉट एवर इज माई टारगेट मार्केट इज, मुझे उसको अचीव करना है, मुझे अपने टारगेट मार्केट को अचीव करना है. मार्केट को जितना ज़्यादा मैं कैप्चर कर सकूँ. तो मैं अकेली नहीं हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं. तो वॉट विल बी माई पॉलिसी, विल बी माई स्ट्रैटेजी टू अचीव इट. अब ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा अभी कि किस तरीके से अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं. बिजनेस स्ट्रैटेजी जो प्लानिंग करनी है, फिर प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करके उसको कंट्रोल करना है, उसका फर्स्ट स्टेज है इन्वायरमेंटल एनालिसिस. तो फर्स्ट स्टेज में अपने स्टडी करते हैं चीज़ें. इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेज, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है. देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेज जब अपने बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब आप करने जाओगे उसका फर्स्ट स्टेज है बिल्कुल इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना. मतलब क्या है, अपने इन्वायरमेंट को समझना, मेरे इर्द गिर्द क्या है, मेरी सराउंडिंग क्या है, मैं कहाँ पे बिजनेस करने जा रही हूँ, मुझे उसको समझना है. जब तक मैं अपने जो सराउंडिंग है, जो मेरे फैक्टर्स हैं जो मुझे मुझे इम्पैक्ट करेंगे मेरे बिजनेस को, वो जब तक अपने नहीं समझेंगे, हम बिजनेस के लिए कोई भी सही स्ट्रैटेजी नहीं डिसाइड कर सकते. फाइन. सो पहली चीज़ क्या हो गई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस. एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस, सीधी सी बात है, मैं बिजनेस चांद पे जाके तो कर नहीं रही हूँ. मैं बिजनेस जो कर रही हूँ, मैं भी जैसे मैं यहाँ कोलकाता में हूँ, लेक गार्डन्स में हूँ, राइट. ये सपोज मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, तो बिज़नेस से कुछ होते हैं मेरे डायरेक्ट फैक्टर्स जो मुझे बिल्कुल, जो हम लोग मार्केटिंग में पढ़े हैं. कुछ माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाता है और कुछ आ जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट में, राइट. कुछ मेरे इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्सटर्नल में आ जाते हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हैं जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, जो मेरे बिजनेस पे जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही. अब मोदी जी डीमोनेटाइजेशन का अगर डिसीजन ले लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो सभी बिजनेस पे होता है. कोरोना आ जाता है तो वो सोशल इम्पैक्ट सबके ऊपर, सारे बिजनेसेस के ऊपर हो रहा है. ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस पे होगा तुम्हारे बिजनेस पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है. सो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल इन शेपिंग योर बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी. एंड सो वी मस्ट कीप इन माइंड व्हाट आर द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस अवर बिजनेसेस, राइट. कुछ बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स का, इकोनॉमिक फैक्टर का. कुछ बिजनेस में इनडायरेक्ट फैक्टर्स होता है, लाइक कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, सॉरी. अब देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट. अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे बिजनेस की जो
अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो कैसी है। बोलते हैं ना फाइनेंस कैसा चल रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल मार्केट्स के ट्रेंड को समझ के। अब देखो 2014 के बाद अपने देख पा रहे कि कंटिन्यूसली हमारा जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ऑन अ राइज है। ठीक है, थोड़ा अप डाउन तो होता है, बट मैं अगर नॉर्मल ट्रेंड देखूँ तो वो ऊपर की तरफ ही है। इसका मतलब ये इंडिकेटर है कि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा मूव कर रहा है इन स्पाइट ऑफ सेवरल फ्लक्चुएशंस। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पहली चीज़ है जो अपने को समझना है काफ़ी अच्छे से। वेदर यू आर डूइंग अ डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब आप नेशनल बिजनेस कर रहे हो या आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस करो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना सबसे पहले ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था, वो नहीं समझे बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। फाइनेंस कैसा चल रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कंट्री का जीडीपी का क्या हाल है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, वो चीज़ अपने को जानना है। क्योंकि अब जितनी भी चीज़ें हैं, आप इंटरेस्ट रेट ले लो, मैं इंटरेस्ट रेट मूवमेंट लेती हूँ, वो सबसे इजी होता है समझने के लिए बिजनेस के फैक्टर्स को। इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट क्यों जानना है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि बैंक से लोन लेना होगा, बैंक से क्रेडिट लेना होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी होगी, तो सब कुछ डिपेंड करेगा मेरा इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट डिपेंड करेगा मेरा आरबीआई के जो मॉनिटरी पॉलिसी है उनका, सीआरआर रेट्स ले लो, रिवर्स या जो आपके एसएलआर रेट्स ले लो, जो बैंक रेट्स हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले लो, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पास्ट माने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। तो ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल जब आप बिजनेस कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हो, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट फैक्टर इज अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अभी का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से मूव ऑफ कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब बिजनेस में कैसा इन फ्यूचर ट्रेंड आएगा, वो हम समझ सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट फैक्टर वाइल एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेज इज द पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में समझ ही गए, जैसे अभी मैंने बताया कि डिमोनेटाइजेशन हो गया तो कैसा हुआ। अब डिमोनेटाइजेशन इज एन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल, मोदी जी ने अचानक से डिसीजन लिया, बाकी सब तो नहीं लेते हैं। सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट का तो जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, अब जैसे एक देश में अगर स्टेबल जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, तो हम मान के चल रहे हैं वहाँ का अगर पॉलिटिक्स सही है, स्टेबल है, तो इकोनॉमिक्स भी अच्छा होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अब मैं आई एम नॉट बीइंग बायस, बट देखो बीजेपी रूल में हमारे जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो क्यों डेवलप करे, क्योंकि वी गॉट अ वेरी स्टेबल इन्वायरमेंट, स्टेबल, और काफ़ी अच्छे लीडर है हमारे पास, मोदी जी जैसे। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली हुआ है हमारे बीओपी के स्टैंड मैंने इसके ऊपर। हाँ, जीडीपी थोड़ा अप डाउन होता रहता है, नो डाउट जीडीपी गैप है, बट स्टिल इट डज नॉट मीन कि इकोनॉमिक मूवमेंट नहीं हो रही अच्छी। क्योंकि जब हमारा पॉलिटिकल एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, देखो ये चीज़ को अच्छे से समझो, बीजेपी आने के बाद, मतलब मोदी जी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मोदी जी एज ए लीडर वो एक प्रोमिनेंट फिगर है इंडिया का, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर सभी देशों में, तो इंडिया स्टैंड आउट, तो ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का एक नाम है आज के डेट में। तो इसके कारण FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ी है इंडिया में। तो क्योंकि ये पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी आई है हमारी कंट्री में, हमारा एक लीडरशिप के रूप में हम लोग उभर के आ रहे हैं वापस से, जो था इंडिया पहले भी, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो दोनों रिलेटेड है, पॉलिटिकल के ऊपर इकोनॉमिक काफ़ी रिलेटेड है, मतलब दोनों बोल सकते हो इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट इज लीगल इन्वायरमेंट, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कैसा है, वो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अब मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बहुत सारे स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग आस, हमारा स्टेट्स में, तो लीगल इन्वायरमेंट यहाँ का कैसा है हम सभी जानते हैं। हमारा जो लीगल इन्वायरमेंट है टोटली इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई माँ बाप नहीं है। बट हर कंट्री में या हर स्टेट में, मतलब अब ये डिपेंड करता है, देखो हर कंट्री के तो लीगल जो स्पेसिफाई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो एक ही हैं, बट वो स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल नेता लोग का इन्फ्लुएंस होता है। उसके कारण बिजनेस या तो डेवलप करेगा किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, और कहीं पर नहीं डेवलप करेगा। कोई स्टेट उन्नति कर रही है तो क्यों कर रही है, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम डेवलप्ड है। कोई स्टेट अगर उन्नति नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, उनका डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नहीं है। एंड लॉ एंड ऑर्डर जितने भी, देखो लीगल जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, वो स्टैंडर्डाइज है, एक ही जैसे हैं, बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो बात होती है,
प्लानिंग लेवल सब जगह का एक ही है, पर ये एग्जीक्यूशन लेवल जो है ना ये अलग अलग हो जाता है, वो इम्पैक्टेड होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। फाइन। नेक्स्ट इज सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट तो डेफिनेटली सभी चीज़ों, मैंने सब चीज़ अगर मैं बोलूँ तो सब चीज़ सोशल के ऊपर है। सोशल से ही पॉलिटिकल आता है, और पॉलिटिकल तो देखो इकोनॉमिक को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, लीगल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो देयर बाई वी कैन अंडरस्टैंड द सोशल इज द बेस। सोशल इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जैसा समाज होगा, समाज मतलब क्या, सोशल यूनिट्स जहाँ पे इंडिविजुअल लोग रहते हैं, सोशल भी डेवलपमेंट तभी होगी जब बाकी सारे डेवलपमेंट होंगे। देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो सोशल उन्नति होनी है, हाउस होल्ड्स की सबकी डेवलपमेंट होनी है। फाइन। पर ऑन द अदर वे इट इज ऑल्सो, इट गोज राउंड एंड राउंड टाइप रिलेशन, ये दोनों ना एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है। सोशल अच्छा होगा तो पॉलिटिकल अच्छा होगा, पॉलिटिकल अच्छा होगा तो इकोनॉमिक अच्छा होगा, और रेस्ट सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और इकोनॉमिक अच्छा होगा तो सोशल अच्छा होगा, तो ये एक इंटर रिलेशन जैसा चलता है। तो समाज जो है हमारा, यहाँ समाज का जो सिस्टम है, सोशल जो सिस्टम है, सिनेरियो है, वो कैसा है, उसके ऊपर हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो डिपेंडेंट है। अगर सोशल स्ट्रक्चर में लोग पढ़े लिखे हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, अच्छी सोच रखते हैं, सोच समझ सकते हैं, डेवलपमेंट की सोच रख सकते हैं, तो सोशल से पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, और पॉलिटिकल से बाकी सारी चीज़ें तो दिखने को ही हमें समझ में आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि मेरा ये देखो पॉलिटिकल फैक्टर मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, और सोशल फैक्टर है वो मेरे बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मेरा कंज्यूमर जो डिमांड है, वो कंज्यूमर कैसा है, किस तरह का डेमोग्राफिक है यहाँ पर, किस तरीके का वहाँ पे इनकम लेवल है, सोच मैंने थिंकिंग पैटर्न, उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसा है, एवरीथिंग। तो मेरा डायरेक्ट जो रिलेशन अगर बोल सकते हो बिजनेस का, वो मेरे सोशल इन्वायरमेंट से होगा, बट रेस्ट जो है वो मेरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने पे इम्पैक्ट करेगा। राइट। तो ये था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्सेस। आकृति समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी तक ठीक है। ठीक है, चलो तुम इंटेलिजेंट हो गई लगता है। चलो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टाइप। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टाइप में क्या क्या है, दो तरह का है, रिमोट इन्वायरमेंट एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। फाइन। रिमोट इन्वायरमेंट जो हमारा ओवरऑल जो रिमोट इन्वायरमेंट है, जो कि क्या बोलते हैं, थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे अपने बोल सकते हैं, मेरे ऑपरेटिंग सिचुएशन के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हो गया रिमोट इन्वायरमेंट। फाइन। मैक्रो लेवल पे भी बोल सकते हो उसको, मैक्रो इन्वायरमेंट बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रही हूँ। तो रिमोट इन्वायरमेंट बाहर के लेवल पे हो गया थोड़ा। देखो मीनिंग ऑफ रिमोट इन्वायरमेंट क्या है, फोर्सेस ओरिजिनेटिंग बियॉन्ड अ फर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो रिमोट एनवायरनमेंट में जो फोर्सेस हैं वो मेरे सिचुएशन से, मेरी ऑपरेटिंग सिचुएशन से बाहर है, मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। ऐसे तो एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं वो मेरे कंट्रोल से बाहर ही है। जो हमारी एक्सटर्नल जो भी एनालिसिस में आप देखो, एक्सटर्नल जो भी सिचुएशन हमें आ रही है वो मेरे कंट्रोल के बारे, मैं जो भी स्ट्रैटेजी बनाऊं मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती एक्सटर्नल फैक्टर को। वी कैन ओनली एडजस्ट विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। राइट। हमें सिर्फ उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और अपने आप को मॉड्यूलेट करना है, एडजस्ट करना है। वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी कैन ओनली कंट्रोल एंड प्लान फॉर आवर इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में प्लानिंग करेंगे किस तरीके से अपने आप को उस पर ढालना है, मॉड्यूलेट करना है। नो रिमोट एनवायरमेंट दैट फोर्सेस ओरिजिनेटिंग बियॉन्ड अ फर्म्स ऑपरेटिंग सिचुएशन। हमारे ऑपरेटिंग सिचुएशन से बाहर की बात हो गई, यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड कॉन्स्टेंट, तो ये मैक्रो लेवल का बात हो गया। फाइन। एंड ऑपरेटिंग जो इन्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट मतलब डायरेक्ट इन्वायरमेंट, जहाँ पे मैं डायरेक्टली काम कर रही हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेट कर रही हूँ। तो मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट क्या है, देखो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट फोर्सेस हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ फर्म्स ऑपरेशन। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट फोर्सेस हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ फर्म्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ये हमारा डायरेक्ट जो इम्पैक्ट कर रहा है वो हो गया ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में, लाइक कॉम्पिटिटिव पोजिशंस, कस्टमर प्रोफाइल, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, नेचर ऑफ लेबर मार्केट। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मेरे बिजनेस में डे टू डे इम्पैक्ट करेगा। अब पॉलिटिकल भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करेगा मुझे, बट डायरेक्टली नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली घूम फिर के आएगा। वो हो गया रिमोट इन्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल।